हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन लेके आए हैं कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में आज अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट अपन जैसे बीएससी में या 12th लेवल पे या एमएससी लेवल पे अपन पढ़ते हैं, उस लेवल से पढ़ने के बजाय आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन से जो एग्जाम्पल्स जिनके बारे में पूछा गया है उन्हीं को अपन ध्यान में रखते हुए आज अपना जो लेक्चरर है वो स्टार्ट करेंगे। और खास तौर से जो भी स्टूडेंट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की या फिर CSIR नेट की लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बेस्ट क्लासेस हैं। आप डेली क्लासेस आपको मिल रही होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आ रही होगी। पसंद आती है तो आपका रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए कि कैसा पसंद आ रहा है। तो आज अपना कार्बोहाइड्रेट का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर देखो, लास्ट टाइम पर अपन देखें तो मैंने कुछ एमिनो शुगर के एग्जाम्पल बताए थे। यहाँ पर तो एमिनो शुगर के एग्जाम्पल बताए थे कि कोई भी जो शुगर है, शुगर के किसी भी कार्बन पर उपस्थित OH पर यदि एमिनो ग्रुप जुड़ता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एमिनो शुगर कहेंगे। वो तो हो गया ग्लूकोज एमाइन, या ग्लूकोज के जुड़ता है तो ग्लूकोज एमाइन, या फिर अगर उसी के साथ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जुड़ता है जिसे अपन क्या कहते हैं, यहां पर मैंने बताया था एसिटाइल ग्रुप बताया था। तो एसिटाइल ग्रुप यदि इसी एमिनो ग्रुप के साथ आके जुड़ जाए तो वो मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। सेम यदि गैलेक्टोज पे जुड़े तो उसे अपन क्या कहेंगे, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन। ग्लूकोज एमाइन मैंने पहले ही बताया था वो कहां पाया जाता है, काइटिन में पाया जाता है। काइटिन का एक ये जो होते हैं ये आपस में मोनोमर होते हैं, ये जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं काइटिन के अंदर। एग्जांपल है इसका एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी का स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अपनी लाइफ साइंस की या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड, उनमें हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, नॉन रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग शुगर से। देखो, पहली चीज तो अपन देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर का मतलब। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि ऐसे कोई भी शुगर जिनके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हो। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो मोनोसेक्राइड्स है उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है जो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा कीटोज पाया जाता है, ये कंडीशन है। इसका मतलब किसी भी शुगर के अंदर ये ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। किसमें है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी एक्स्ट्रा कोई भी ग्रुप है उनके साथ में क्या कर सकते हैं, वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें कि रिड्यूसिंग शुगर कोई भी होगा तो साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा। और साइक्लिक फॉर्म जब होती है तो ये जो ये एल्डिहाइड है या कीटोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनोमेरिक कार्बन में। एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे शुगर
ऐसे शुगर जिनमें फ्री फॉर्म में एनोमेरिक ग्रुप प्रेजेंट हो, एनोमेरिक ग्रुप प्रेजेंट हो जो किसी अन्य ग्रुप के साथ लिंकेज बना सके, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर में इसका मतलब अपन कह सकते हैं, एग्जांपल में देखें कि सभी जो मोनोसेक्राइड्स है, क्योंकि मोनोसेक्राइड है तो सभी का मोनोसेक्राइड का जो एनोमेरिक कार्बन है वो क्या होता है, हमेशा फ्री होता है। इसका मतलब ऑल मोनोसेक्राइड्स आर, सभी रिड्यूसिंग शुगर्स कैसे होते हैं, मतलब सभी मोनोसेक्राइड्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको जैसे ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कौन से करेक्टर्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर के हैं या कौन से करेक्टर्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के हैं, तो आपको इस हिसाब से याद रखना है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा ऑल डाई सेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, सभी डाइसेक्राइड भी कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में अपन बात करें तो एक्सेप्शन कौन सा आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा और आ जाएगा ट्राई हेलोज। ठीक है, आपके सामने काफी ऐसी एग्जाम आती हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता है कि इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल कौन सा है। तो नॉन रिड्यूसिंग का शुगर का एग्जांपल आप देखते ही समझ जाना कि मोनोसेक्राइड का कोई एग्जांपल हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग नहीं हो सकता, वो सभी कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग होता है। आप इसको कैंसिल कर सकते हो। नॉन रिड्यूसिंग पूछा, डाइसेक्राइड का एग्जांपल दिया जाए, सभी डाइसेक्राइड मोस्टली कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में एक तो सुक्रोज और एक ट्राइहेलोज, दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं सेकंड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब सीधा सा है, जो अपन ने बताया उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कोई भी शुगर जिनके कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप को साइक्लिक फॉर्म में क्या कहते हैं, अपन उसको एनोमेरिक ग्रुप कह सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन कह सकते हैं। कार्बन पर उपस्थित पर प्रेजेंट OH ग्रुप नॉट फ्री, मतलब वो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, सो नॉट एबल टू लिंक विद एनोदर ग्रुप। वो किसी अन्य शुगर या किसी अन्य ग्रुप के साथ में लिंकेज नहीं कर सकता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल अपन देखें
कि मोस्टली जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में नॉन शुगर जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने अभी भी बताया आपको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल सुक्रोज प्लस ट्राइहेलोज। इनका कारण क्या है, मैंने बताया आपको कि इनका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है, मतलब आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अपन स्ट्रक्चर से अपन समझें, यहां पर जैसे अपन सुक्रोज के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए सुक्रोज किसका बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए ग्लूकोज की। यहां पर आपने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, ये ग्लूकोज की, और यहां पर आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर अपन देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है यहां पर अपन बना सकते हैं, जैसे OH, यहां पर CH2OH और ये H, ये क्या है, ग्लूकोज की एक आपने स्ट्रक्चर बनाई है। सेम इसी प्रकार से यहां पर आप बनाओगे CH2OH, यहां पर आप बनाओगे ये आगे। यहां पर कार्बन संख्या देखो 1, कार्बन संख्या अपन थोड़ा सा इससे बनाए, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर अपन बनाए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अपन देखें इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा है, ये वाला 2 वाला, ठीक है। इसका कौन सा है, 1 वाला है। ये किस फॉर्म में है, OH नीचे की तरफ है, मैंने बताया भी था अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा डी ग्लूकोज, सेम ये कंडीशन है। तो यहां पर अपन देखें कि नीचे की तरफ OH है तो ये भी कैसा है, अल्फा है, अल्फा डी फ्रक्टोज है। लिंकेज बनेगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो लिंकेज कैसे बनेगा, यदि इन दोनों को इन्वॉल्व कर दें और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें अपन, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, कि यहां पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो लिंकेज बनेगा ये यहां पर किसके बीच में बन रहा है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि ये जो लिंकेज बनेगा ये बनेगा अल्फा 1 2 ग्लाइको साइडिक लिंकेज। अब इसमें इसका भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो बीजी हो गया, इसका भी कार्बोनाइल ग्रुप बीजी हो गया, तो ना तो इसके कार्बोनाइल ग्रुप बचा ना इस साइड में कार्बोनाइल ग्रुप बचा। इसका मतलब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दोनों बिजी होने के कारण से, आपस में बॉन्ड बनाने के कारण से ये किसी एक्स्ट्रा के साथ में बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज का। सुक्रोज में कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुक्रोज के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो यहां पर आपको याद रखना है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो सुक्रोज के अंदर देखने को मिलता है।
यहां पर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें कि जो ट्री हेलोज है ये किससे बना होता है? ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। यहां पर अपन देखें किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। इसमें देखो स्ट्रक्चर ना भी बनाए तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने से कम आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, लेकिन आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। यहाँ पर दो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी सिंपल सिंपल से आपको, और दोनों के बीच में आपको बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं आपने ये बना दी एक। दूसरी चीज अपन यहां पर बना दे, अपन ये बना दे। इसको आप उल्टा भी बना सकते हो, जैसे आपने यहां सीधा बनाया तो यहां पर आप देख सकते हो ये ग्लूकोज के अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बना सकते हो आप। अब अपन यहां पर अपन देखें ये अपन बनाए स्ट्रक्चर इसकी। दूसरी चीज यहां पर अपन देखें 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसके जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर है ये, तो यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H OH। यहां पर अपन देखें तो यहां पर OH, यहां H, यहां पर H, यहां पर CS2 OH, ये स्ट्रक्चर बन गई। इसमें भी जो कार्बन संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, ये कार्बन संख्या है इसकी। यहां पर अपन देखें 1 1, यहां पर देखें 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दोनों के जो OH ग्रुप है ये कैसे हैं? अल्फा फॉर्म के अंदर है। यहां भी अल्फा है और यहां पर भी अल्फा है। कौन से कार्बन? 1 कार्बन और 1 कार्बन। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से के बीच में बनेगा? 1 1 के बीच में बनेगा और अल्फा के बीच में बनेगा। तो यहां पर अपन बॉन्ड बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर से। यहां पर आपका बॉन्ड जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ इस प्रकार से आपका बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है 1 अल्फा 1 1 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड, आपको हमेशा याद रखना है। इसका भी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 1 वाला, इसका भी कार्बोनाइल ग्रुप 1 वाला। दोनों जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं दोनों कैसे हैं? व्यस्त हैं अपने बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब कोई भी कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किसी एक्स्ट्रा के साथ में फॉर्मिंग या बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन रिड्यूसिंग एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम के तरीके से आपको याद रखने हैं इसमें दो चीज। एक तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल सुक्रोज प्लस ट्री हेलोज। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है सुक्रोज के अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ट्री हेलोज के अंदर कौन सा पाया जाता है? तो यहां पर अल्फा 1 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। ये जरूर आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, कि आपको काफी एग्जाम्पल सिर्फ बॉन्डिंग पूछ ली जाती है डायरेक्टली, तो आपको बॉन्डिंग थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कई बार ट्री हेलोज का भी पूछा गया एग्जाम्पल। ये कैसा एग्जाम्पल है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक थोड़ा सा अपन रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जाम्पल बना देता हूं आपके सामने कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के अंदर। ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग है। एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल बनाता हूं।
यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपके सामने तीनों स्ट्रक्चर एक साथ क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है, दूसरी चीज कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर है। किससे बना होता है? तो लैक्टोज जो है वो बना होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। अगर स्ट्रक्चर अपन देखें, यहां पर तो अपने बनाए गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर, और यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन ग्लूकोज के। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर क्या है? आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोचो कि अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज आप बनाए हो तो किस चीज का अंतर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस चीज का अंतर है, थोड़ा सा सोच के। तो यहां पर तब तक मैं एक डायग्राम बना देता हूं। इसमें मैं बताऊंगा नहीं आपको किस चीज का डायग्राम है। इसमें गैलेक्टोज कौन सा है, ग्लूकोज कौन सा है, आपको बताना है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड में से गैलेक्टोज कौन सा है, फर्स्ट सेकंड में से आपको देखना है। यहां पर सबसे पहले अपन देखें एच ओ एच 1 नंबर, यहां पर अपन देखें एच ओ एच एच, यहां पर अपन देखें CH2OH और ये H। यहां पर अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं H CH2OH और ये H। दो स्ट्रक्चर आपके सामने, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। दोनों में से आपको देखना है कि इनके बीच में गैलेक्टोज कौन सा है और ग्लूकोज कौन सा है। यहां पर देखो, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये वाला कैसा रह गया? फ्री रह गया। यहां पर 4 नंबर बिजी हो गया। इस पे 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे कौन सा बिजी हो गया? 1 नंबर बिजी हो गया। एक तो 1 और इधर 4। दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है यहां पर। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने यहां पर बनाया तो OH मैंने ऊपर की तरफ बनाया, इसका मतलब ये कौन सी स्ट्रक्चर है? बीटा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आप जब बनाओगे बॉन्ड तो कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप, इस प्रकार से। किसके बीच में है? 1 और 4 के बीच में है। बॉन्ड कौन सा है? बीटा है। तो ये जो नाम आ जाएगा इसका बीटा 1 4 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड। तो इसका मतलब लैक्टोज के अंदर कौन सा बॉन्ड, लिंकेज बॉन्ड पाया जाता है? तो लैक्टोज के अंदर पाया जाता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको ये तीनों लिंकेज जो हैं वो याद रखने हैं। इनके लिंकेज पूछे जा सकते हैं। सुक्रोज में अल्फा 1 2, ट्रे हेलोज के अंदर अल्फा 1 1 और लैक्टोज के अंदर बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, इसी से रिलेटेड।
देखो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं आपको कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, देखो पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं कि कोई भी ऐसे शुगर्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो जिनके अंदर शुगर की संख्या या मोनोसैकेराइड्स की संख्या 10 से अधिक हो, तो वो सभी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपन? पॉलीसैकेराइड के अंदर इंक्लूड करते हैं। किससे? 10 से अधिक शुगर हो तो उसे अपन पॉलीसैकेराइड के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब जो पॉलीसैकेराइड है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सेम मोनोसैकेराइड मिलके बने या फिर एक से अधिक टाइप के मोनोसैकेराइड मिलके बने। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज ग्लूकोज से सीक्वेंस बनी हुई है तो वो होमोपॉलीसैकेराइड है। मैं कहूं बीच में ग्लूकोज भी आ रहा है, गैलेक्टोज भी आ रहा है, बीच में फ्रक्टोज भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो कैसा हो गया? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसका मतलब पॉलीसैकेराइड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। अब यहां पे मैटर खत्म हो गया, सेम प्रकार के होमो, डिफरेंट प्रकार के हेट्रो पॉलीसैकेराइड। दूसरी चीज, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में। एक तो हो सकते हैं वो कैसे हो? लीनियर हो। लीनियर का मतलब अनब्रांच्ड हो। जिनमें कोई भी ब्रांचेज ना निकलती हो, सिर्फ इस प्रकार से पाए जाते हो, इस प्रकार से। दूसरी चीज, दूसरा हो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। ब्रांच्ड शुगर, तो ये कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। तो ब्रांच के नाम से सीधा सही है कि कोई भी जो शुगर है इस प्रकार से कोई शुगर है, यहां से ब्रांचेस निकले, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर निकलती हो या ब्रांचेस निकलती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं, लाइक एज ग्लाइकोजन। ये मैं आपको थोड़ा सा एक बेस बना रहा हूं, आगे अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले आपको सिर्फ बता रहा हूं कि पॉलीसैकेराइड का आगे टॉपिक आएगा, इसलिए उससे से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो ग्लाइकोजन है, एमाइलो, पैक्टिन है, ये सभी कैसे हैं? ब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड की अपन बात करें तो यहां पर अनब्रांच्ड में आ जाएगा, जैसे एक तो अपन देखें सेल्यूलोज, इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च में एग्जाम्पल आ जाएगा एमाइलोज, क्योंकि स्टार्च का जो एग्जाम्पल है ये भी इसी का एग्जाम्पल स्टार्च का, एमाइलोपेक्टिन। लेकिन कैसा होता है? ये ब्रांच्ड होता है। जबकि स्टार्च का दूसरा एग्जाम्पल एमाइलोज जो है ये कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होती है, सेलुलोज लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब अपन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है इनके बॉन्ड्स हैं वो सभी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं कि मैंने एक इंडेक्स बनाई है, एक सिंपल सी सारणी बनाई है जिसमें अपन ये देखेंगे कि कौन से पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं और कौन से पॉलीसैकेराइड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कैसे है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। ठीक है, और उनके अंदर कौन से लिंकेज पाए जाते हैं या कौन से जो मोनोमर्स हैं या कौन सा पॉलीसैकेराइड किस किस मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, उन सब के एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड किए हैं। देखो आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे इस सारणी से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सेकंड ग्रेड, आपका फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर या फिर सेट या नेट, ठीक है, हर चीज में इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज तो इसमें है म्यूरिन। म्यूरिन को पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से भी जानते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
ठीक है। पहली चीज पाई कहां जाती है म्यूरिन, तो म्यूरिन पाई जाती है बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिलती है। और यहां पर जो म्यूरिन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, उनके अंदर मोनोमर्स कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ये मोनोमर्स पाए जाते हैं, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और दूसरा पाया जाता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। ये दो इसके अंदर मोनोमर्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये कैसा है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, तो ये कैसा है, केवल अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती है। ब्रांचेज में जो लिंकेज पाया जाता है वो कौन सा लिंकेज पाया जाता है, तो लिंकेज पाया जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बीटा 1,4 साइडोग्लाइकेज जो लिंकेज है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। एक तो देखो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम जो खास तौर से अपनी बॉडी से सलाइवा है, टीयर्स है, या कोई भी चीजें हैं जो लिक्विड अपनी बॉडी से निकलता है, मोस्टली उन चीजों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है, डिग्रेड बैक्टीरियल सेल वॉल। ये आपने पढ़ा भी होगा या कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सुना भी होगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइसोजाइम जो है मेन फंक्शन इसका क्या होता है, तो देखो लाइसोजाइम जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, इस बॉन्ड के ऊपर। कौन से बॉन्ड पर, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किसके बीच में पाया जाता है, NGA और NMA के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब अपन कहें लाइसोजाइम, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा कि लाइसोजाइम का जो टारगेट है वो कौन सा बॉन्ड होता है, टारगेट बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको ये हमेशा याद रखनी, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, लाइसोजाइम का इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आती है एक इन अपन कहें एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो पेनिसिलिन जो है वो भी क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है। या फिर अपन कहें एकदम एग्जैक्ट अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो लाइसोजाइम तो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है, जबकि ये बैक्टीरियल सेल वॉल के अपन कहें सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, इनहिबिट। यहां पर टर्म आएगा इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इन बॉन्ड को बनने से क्या करता है, रोकता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को बनने से रोकता है। इसके अलावा इनमें एक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, 4 एमिनो एसिड्स होते हैं, टेट्रा पेप्टाइड एक बॉन्ड, 4 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। वो आगे स्ट्रक्चर आएगी तब बताऊंगा मैं। उनके अंदर एक ट्रांसपेप्टाइड एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, कौन सा, ट्रांसपेप्टाइड। ट्रांसपेप्टाइड एक बॉन्ड बनता है, ये उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसका मतलब ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड भी नहीं बनेगा, तो इनका बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये इसका इनहिबिटर होता है। पेनिसिलिन जो है वो ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, रोकता है। इसीलिए बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। ये थोड़ा सा इसमें टर्म आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसको आगे अपन देखते हैं। सेकंड देखते हैं डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन जो है वो खास तौर से पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। और डेक्स्ट्रॉन आपने कहीं पढ़ा होगा तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जब मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करते हो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो उसमें डेक्स्ट्रॉन का जो है वो उसमें भरा जाता है बीट्स के रूप में। तो यहाँ पर डेक्स्ट्रोज जो है किससे बना होता है, डी ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है, इससे बना होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, लीनियर और ब्रांच्ड। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हुआ, ब्रांच्ड हुआ, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर है, लीनियर भी है और ब्रांच्ड भी है। लीनियर में तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जबकि जो ब्रांच्ड है इसमें कौन सा है, अल्फा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, किसमें, डेक्स्ट्रॉन में। आपको याद रखना डेक्स्ट्रॉन में
मैन में तो अल्फा 1,6 और ब्रांच में अल्फा 1,3। अगला आ जाएगा सेलुलोज, जिसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्लांट की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और अपन कहें कि अर्थ के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज है वो अर्थ के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। बना किससे होता है? डी ग्लूकोज से बना होता है। मेन बॉन्ड कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये ब्रांच्ड नहीं होता है, ये केवल लीनियर मॉलिक्यूल होता है। और बॉन्ड कौन सा हो गया? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकंड अपन बात करें स्टार्च। स्टार्च आप जानते हो प्लांट के अंदर स्टोर करने वाला एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, जिसको स्टोर किया जाता है प्लांट्स के अंदर एक्ट एज ए एनर्जी के रूप में। ठीक है। स्टार्च दो प्रकार का है। एमाइलोज। एमाइलोज बना किससे है? डी ग्लूकोज से बना है। ब्रांच नहीं है तो केवल मतलब अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ब्रांच एब्सेंट है। आगे अपन देखें स्टार्च का दूसरा एग्जांपल एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन कैसा है? ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। डी ग्लूकोज से बना होता है। सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ब्रांच के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। आगे अपन देखें इनुलिन। इनुलिन का एग्जांपल काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंसुलिन के बजाय इनुलिन को थोड़ा सा अलग रखें, सेपरेट रखें। इंसुलिन इज ए प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है ना, एक्ट एज ए हार्मोन। इंसुलिन अलग है, इनुलिन अलग है। इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है और इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर इनुलिन को अपन देखें किससे बना होता है, तो यहाँ पर ये डी फ्रक्टोज से बना होता है। दूसरी चीज कैसा है? अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? बीटा 2,6 बॉन्ड पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल, ब्रांच इसमें नहीं पाई जाती है। काइटिन, जिसके बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। काइटिन जो है वो खासतौर से फंगस की जो सेल वॉल है उसका कंपोनेंट है। किससे बना होता है? होमो पॉलीमर है। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइंस के रिपीटेशन से बनता है। इनके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। काफी एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, नॉन मतलब अनब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन जो अपन जानते हैं, खास तौर से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो लाइक एज ह्यूमन, एनिमल्स, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं, उन सब के अंदर स्टोरेज के रूप में कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोजन एज ए मॉलिक्यूल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है एक्ट एनर्जी के रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। दूसरी चीज ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। मेन जो चेन है उसमें तो बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा? अल्फा 1,4 बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन ब्रांच जो होगा उसमें कौन सा पाया जाएगा? अल्फा 1,6 जो बॉन्ड है वो देखने को मिलता है। लास्ट में अपन देखें कैलोज। कैलोज किससे बना है? डी ग्लूकोज से बना है और केवल लीनियर स्ट्रक्चर है। अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, ब्रांच नहीं होती है। ये आपको कैलोज वाला थोड़ा सा याद रखना। कैलोज का देखो टर्म आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैलोज के बारे में, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपने कभी नहीं सुना है। कैलोज अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कैलोज जो है कहां पाया जाता है? कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, किस फॉर्म में? टेट्राड फॉर्म में। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से अपन बताएं, इस प्रकार से, और ये आपस में जो जुड़े रहते हैं, इसमें कौन सा पाया जाता है? कैलोज पाया जाता है। ठीक है, एक तो यहां पर पाया जाता है कैलोज को। और अपन देखें कि जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, यहां पर एक न्यूक्लियस और यहां पर एक न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रोथ करती है इस प्रकार से, तो पीछे पीछे की तरफ जो है वो यहां पर कुछ इस प्रकार से ब्लॉकेज लगते रहते हैं। इस प्रकार से ब्लॉकेज जो है वो
लगते रहते हैं, ताकि ये जो गेमिट है, ये जो मेल गेमिट है, ये वापस पीछे की तरफ ना चले जाए। ये पीछे की तरफ नहीं जाने देते हैं। तो जब गेमिट्स का मूवमेंट होता है या जो मेल गेमिट्स होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, तो उस टाइम पीछे की तरफ ना चले जाए, उनको रोकने के लिए किसमें, पोलन ट्यूब के अंदर गेमिट्स को बैकवर्ड रोकने के लिए, बैक जाने के रोकने के लिए उनमें कैलोज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो ये भी क्या होता है, कैलोज होता है जिसका डिपोजिशन पाया जाता है। कई बार देखो एग्जाम्पल आ गया तो बता दूं आपको कि ये जो मेल गेमिट्स जो हैं ये फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फीमेल की तरफ जा रहे हैं, इसके तरफ, ओव्यूल की तरफ, या फिर अपन कहें एम्ब्रियो सैक की तरफ। तो वहां जाने के लिए कौन सा आयंस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो आयंस जो रेस्पॉन्सिबल है कैल्शियम। कैल्शियम जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज, फीमेल गेमेटोफाइट की अट्रैक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मेल गेमिट्स से उनके मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। उनके लिए कहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो कैल्शियम आएगा, लेकिन पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए पूछा जाए तो बोरोन आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है बोरोन। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए पूछा जाए तो बोरोन, लेकिन मूवमेंट के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मेल गेमिट्स के आगे ट्रांसफर होने के लिए तो कैल्शियम आयन जो है वो काफी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये देखो मैं जो चीजें हैं मैंने आपके साथ में शेयर की है। आज का जो वीडियो है उसमें काफी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कहीं भी एग्जाम में आप बैठोगे लाइफ में हमेशा इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट आपका लेक्चरर है। तो जो भी आपके साथ वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अपन मिलते हैं। और आज जो भी आपका रेस्पॉन्स है, जो भी मैंने इसमें पूछा है और कैसा आपको लगता है वो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे आपका जो हौसला है वो मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।